आप सभी को नमस्कार। हमारे संस्थान के द्वारा एक सर्वे कराया गया। ये जो सर्वे था इसमें ये बात थी कि प्रीलिम्स को कैसे क्वालिफाई किया जाए या प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग तरीके के उस सर्वे में सवाल थे। अब यहाँ पर ये जो सर्वे हुआ उसकी एक समरी मैं आपको बता दूँ। उसमें कुल मिलाकर लगभग ये बात हमारे सामने आई कि 90% जो लोग हैं वो आज भी प्रीलिम्स को निकालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मतलब वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कई बार एक दो नंबरों से वो रह जा रहे हैं। तो ये जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या, एक छात्र के सामने नहीं कईयों छात्रों के सामने कुछ इसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारा प्रीलिम्स निकल जाए। ऐसी कौन सी टेक्निक अपनाई जाए, ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई जाए जिससे आपका प्रीलिम्स निकल जाए। और प्रीलिम्स में आपने देखा है कि 150 प्रश्न आते हैं और उन 150 प्रश्नों में से लगभग आपको 120 प्रश्न सही करने होंगे किसी भी स्थिति में। 120 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इससे कम क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। तो 120 प्रश्नों से आपको अधिक प्रश्न करने की स्थिति में अपने आप को ला करके खड़ा करना है। वो आप कैसे लाएंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आपको पुराने पेपरों का एनालिसिस करना है। पुराने पेपरों का जब आप एनालिसिस करेंगे, जैसा कि मैंने किया हुआ है, तो पुराने पेपरों को जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको 5 प्रकार के सवालों के पैटर्न नजर आएंगे आपको आपके पेपर में। 5 प्रकार के सवाल। देखो, सबसे पहले तो हमको पैटर्न ही समझना होगा। जब तक आप पैटर्न को नहीं समझेंगे कि किस पैटर्न पे सवाल पूछे जा रहे हैं, तब तक आप उसकी सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और आप अगर सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो वहाँ एग्जाम में आप कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूपीपीसीएस किस प्रकार के पैटर्न पर सवाल पूछ रहा है। विषय तो बात की बात है, पहले आपको क्या समझना है? पैटर्न समझना है। तो जैसा कि मेरा अनुभव है या जो मैंने एनालिसिस किया है उस आधार पर मैं आपको बताऊं तो 5 प्रकार के सवाल याद रखना। 5 प्रकार के पैटर्न के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ये 5 पैटर्न कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो पैटर्न है आपका वो है आपका क्रम लगाना। क्रम लगाना जो सबसे टफ भी पड़ता है सभी के लिए, ये किसी एक के लिए चुनौती नहीं है। जितने छात्र परीक्षा दे रहे हैं ये सभी के लिए चुनौती है क्रम लगाने वाली। तो पहला पैटर्न क्या है? क्रम लगाना। दूसरा जो पैटर्न है वो है कूट वाले, जैसे यूपीएससी पूछता है। कौन पूछता है? यूपीएससी पूछता है केवल एक, केवल दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो, कुछ इस प्रकार के कूट वाले आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा एक और सबसे बड़ी चुनौती वाला जो आ जाता है लोगों के सामने वो है कथन कारण। अच्छा, अब यहाँ पर याद रखना, क्रम लगाने वाले और ये जो कथन कारण, लोगों ने एक टर्म बना लिया है, एक धारणा बना ली है कि इसका पहला ही सही होगा। कूट वाले में लोगों ने धारणा बना ली है कि दोनों ही सही होंगे। ऐसा नहीं होता है भाई, आयोग हर बार अपना पैटर्न बदलता है। तो इस भोर में, इस अंदेशे में नहीं रहना है कि दोनों ही सही होते हैं और कथन कारण में पहला ही सही होता है। ठीक है, अब वो स्थिति नहीं रही। 2018 के पहले ये स्थितियां थी, 2018 के बाद ये स्थिति नहीं रही है। हर साल आयोग अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, ना सिर्फ प्रश्नों को लेकर बल्कि उनके जो ऑप्शन दे रहा है उनको लेकर भी। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सजग होना है और जागरूक होना है। सजगता और जागरूकता कैसे आएगी? मैं आपसे कह रही हूँ, बार बार पुराने प्रश्न पत्रों को देखने से ही आपके अंदर सजगता और जागरूकता आएगी। इसके द्वारा ही आप ये तय कर सकते हो कि आगे की आपकी रणनीति क्या होगी। तो 3 प्रकार के पैटर्न हमने देखे। एक क्रम लगाना जो टफ है, दूसरा कूट वाले, ना तो एक ना तो दो वाले, वो वाले, तीसरे है आपके कथन कारण। कथन कारण कॉन्सेप्चुअल होते हैं, 90% कॉन्सेप्चुअल होते हैं। 10% में मैं मान सकती हूँ कि 2 आपको सेंटेंस मिल रहे हैं, आपको देखना है कि वो कॉन्सेप्ट से मेल खा रहे या नहीं खा रहे, कुछ इस प्रकार के। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको मुख्य तौर पर कथन कारण में मिल जाएंगे। इसके बाद आते हैं आपके जोड़ी मिलाने वाले।
या तो ए बी सी डी उनके मिलाने देगा, या युग्मों में कौन सा सही है या कौन सा गलत है, कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है। और एक होते हैं सामान्य प्रकृति के, इजीली आपको सिंपल से 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से पूछ लिया जाता है क्या इसमें से है या क्या नहीं है, नॉर्मल सा, ठीक है। तो ये 5 पैटर्न है आपके सामने, क्रम लगाना, कूट, कथन कारण, जोड़ी मिलाना, युग्म और सामान्य प्रश्न। तो ये जो 5 प्रकृति के प्रश्न हैं, अब हमको ये समझ में आ गया कि ये 5 पैटर्न पर आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दूसरी बात, अब ये देखो, अब ये जो पैटर्न आप समझ गए हैं, इन पैटर्न पे कौन कौन से सब्जेक्ट मेल खाते हैं ये आपको समझना जरूरी है। कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्रम लगाने वाले जो क्वेश्चन हैं वो हर सब्जेक्ट की डिमांड नहीं हो सकते। मतलब क्रम लगाने वाले जो क्वेश्चन हैं उसमें आप देखेंगे कि इतिहास और भूगोल से ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। किससे? क्रम लगाने के लिए क्या चाहिए, एक तो दिशा चाहिए होगी, या सन चाहिए होगा, या कोई घटना घटी है तो उसका क्रम चाहिए होगा। घटना मतलब इतिहास में आप देखते हो युद्ध जैसी घटनाएं घटित हुई है, तो या तो उनके सन के अनुसार आपसे क्रम लगाने को पूछ लेता है, या तो उनके युद्ध के अनुसार आपसे क्रम लगाने को पूछ लेता है, या फिर जो राजे महाराजे या जो वंश परंपराएं चली है, किसके बाद कौन सी वंश परंपरा आई है, उनके आधार पर आपसे क्रम लगाने के लिए आपको पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर क्रम वाले जो सवाल है वो मैक्सिमम किसमें बनने के चांसेस है? इतिहास में। दूसरा चांसेस बन जाता है इसका भूगोल में, और भूगोल में भी आप देखते हैं क्रम लगाने के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर भूगोल में किस प्रकार के, तो भूगोल में दिशा अनुसार क्रम लगाने के लिए आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि आप भूगोल में बिना दिशा के, भूगोल संभव नहीं है, यानी कि जो भूगोल है उसको बिना दिशा के आप नहीं पढ़ सकते। तो भूगोल को पढ़ने के लिए आपको दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, अब इन क्षेत्रों में बहने वाली नदियों से आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौजूद पहाड़ियों से आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो भूगोल और इतिहास 2 ऐसे सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चंस आपको किस आधार पर तैयार करने हैं? क्रम लगाने के आधार पर। भूगोल में दिशा के अनुसार और इतिहास में युद्ध और जो सन हुए हैं उनके क्रमानुसार। तो इस तरीके के सवाल आपको यानी क्रम लगाने वाले इतिहास और भूगोल से मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना क्या है कि ये जो पैटर्न आपने देखा कि यूपीपीसीएस ने पूछा है, उस पैटर्न के आधार या वो जो पैटर्न है किस सब्जेक्ट में फुलफिल हो रहा है या किस सब्जेक्ट में लागू हो रहा है, उसके आधार पर आपको अपने विषयों की क्या करनी है? तैयारी करनी है। जब आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो पहली बार में आपका पीटी क्लियर हो जाएगा। वो 10% लोग जो पीटी निकाल रहे हैं, उन 90% लोगों से वो कुछ तो अलग कर रहे होंगे जिससे कि उनका पीटी निकल रहा है। मैंने अपने टाइम पर भी ये सारी चीजें करी है, मैंने अपने लिए भी ये सारी चीजें करी है, वही चीजें मैं आज आपको बता रही हूँ। किस तरीके से अगर आप आयोग के क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हैं और उन पैटर्न में से ये समझ पाते हैं कि किस सब्जेक्ट में इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप डेफिनेटली पीटी क्वालिफाई होंगे और इसी बार का होंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। अगला कूट वाले जो सवाल है वो सभी सब्जेक्ट में कंपलसरी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हो कोई भी, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, करंट पढ़ रहे हो, कोई भी सेंटेंस में चीजें आपको रहती है, तो कूट में आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस आपने पढ़ा है हो सकता है एज इट इज वही सेंटेंस आपको रखा मिले। तो जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं यानी कि जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसमें जो इतना बड़ा सेंटेंस मतलब 7-8 शब्दों का, हद से 10 शब्दों का जो सेंटेंस है, देखो जो टॉपिक है या जो विषय है या जो उसमें लिखी गई चीजें हैं वो अपने आप में बोलने लगती है कि मैं भविष्य में पूछी जा सकती हूँ। ये पढ़ते पढ़ते और पेपर एनालिसिस करते करते आपको अंदर से गट फीलिंग आने लगती है कि ये चीज मेरे से भविष्य में पूछी जा सकती है। किताबें खुद आपसे बोलती है कि मैं भाई आ सकती हूँ, मेरे को पढ़ लो, मैं आ सकता हूँ। वो सेंटेंस आपसे बोलता है कि मैं आ सकता हूँ।
मुझे पढ़ लो, मुझे ध्यान रखो। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस आपको मिले आपकी किताबों में, जो आपके अंदर से आपको फीलिंग दे कि ये पूछा जा सकता है, ये कैसे आएगा? तो ये पुराने प्रश्न पत्रों को मैं बार बार बोल रही हूँ, जब जब आप एनालिसिस करोगे तब तब आपको कुछ कुछ नई नई चीजें मिलती जाएगी और उसके आधार पर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते जाएंगे। आपकी गलती क्या होती है? आपने किताब उठाई, आप पढ़ने बैठ गए, आपको मतलब ही नहीं है कि क्या पैटर्न है, कौन से विषय की महत्ता है, कैसे बदल रही है चीजें। नहीं, जो ढर्रा आपका चल रहा था परंपरागत तरीके से वही आप चलाने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते। आप चाहते हो सब पका पकाया हमको थाली में परोसा मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है भाई। याद रखो, चाहे सोशल मीडिया का जमाना हो, चाहे रोबोट आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी बढ़ रही है, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन किताब की महत्ता कभी भी खत्म नहीं हो सकती। इस बात को आपको याद रखना है। हर चीज सोशल मीडिया से तैयार नहीं हो सकती, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें एनालिसिस करनी है लगातार, अगर आपको पीटी क्वालिफाई करना है। अब यहाँ पर कथन कारण के सवाल वहीं से ज्यादा बनेंगे जहां कॉन्सेप्चुअल, जो सब्जेक्ट आपका कॉन्सेप्चुअल होगा। कौन कौन से सब्जेक्ट आपकी कॉन्सेप्चुअल है? एक पॉलिटी आपका कॉन्सेप्चुअल है, और कौन सा? आपका ज्योग्राफी कॉन्सेप्चुअल है, और आपका इन्वायरमेंट। तो पॉलिटी, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट है जहां से आपको कथन कारण के सवाल देखने को मिल जाएंगे ज्यादा मात्रा में। इसके अलावा कथन कारण में भी कई बार इतिहास से आप देखते हो क्वेश्चन रखे मिलते हैं, बायो से आप देखते हो तो वो सेंटेंस रखे मिलते हैं। आपको जो उसका कथन कारण है वो लगभग कम ही मिलता नजर आएगा। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं कि इतिहास में कॉन्सेप्ट नहीं है या बायो में कॉन्सेप्ट नहीं है, सब में कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर मेजर 5 सब्जेक्ट कथन कारण के लिए आपको अच्छे से रेडी करने हैं। एक पॉलिटी करना, एक भूगोल करना, एक एनवायरमेंट करना, एक साइंस करना, और तो हिस्ट्री तो आप कर ही रहे हो क्योंकि वो कूट के लिए भी कर रहे हो और आप क्रम के लिए भी कर रहे हो, तो वो आपका रेडी हो ही रहा है। तो यहाँ पर कथन कारण के लिए 5 सब्जेक्ट में विथ कॉन्सेप्ट आपको कमांड बनानी पड़ेगी। भाई साहब समझ लीजिएगा, बनानी ही पड़ेगी, है ना। तो इतनी चीजें आपको करना है। इसके अलावा जोड़ी मिलाने वालों में तो बस सीधी सी बात है, सन के आधार पर ही आपसे पूछ लिया जाएगा, किसी क्षेत्र के आधार पर कि कौन सी पवन किस क्षेत्र में बहती है। ठीक है, कौन सी जलधारा किस महासागर में बहती है, कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है, कुछ इस प्रकार की आपकी जोड़ी मिलाने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है। जलप्रपात वगैरह ये सारी चीजें, तो जो फैक्ट है वो आपको मुख्य तौर पर जोड़ी मिलाने वाले और सामान्य प्रश्नों में देखने के लिए मिलेगा। फैक्ट भी आता है, ऐसा नहीं कि फैक्ट को हम इग्नोर कर दे। फैक्ट हर पोर्शन में, हर पैटर्न में आपको फैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आयोग अपना दायरा लगातार बदल रहा है, उस आधार पर हम देखें तो हमको कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों ही जरूरी है, दोनों पर हमारी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो कि यहां पर जोड़ी मिलाने वाले और सामान्य प्रश्नों के लिए आपको फैक्चुअल चीजें तैयार करनी है। ठीक है, तो आप समझ गए कि कहां पर आपको कॉन्सेप्ट काम आएगा और कहां पर आपको फैक्ट काम आएगा। अब इतनी चीजें समझ लेने के बाद अगर आप इस तरीके से एनालिसिस करने में सक्षम हो जाते हैं या इस तरीके से आप एनालिसिस कर लेते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि 120 नंबर आपके पक्के हैं, आपके कहीं भी नहीं गए। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। किताब उठा के पढ़ लेना, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ लेना ही सफिशिएंट नहीं होता है। जब तक आप पैटर्न को नहीं समझेंगे, लगातार एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे और आप हर बार 1-2 नंबर से रह जाएंगे। वो 10% लोग, मैं बार बार बोल रही, कुछ तो ऐसा अलग करते होंगे जो 90 वाले नहीं करते हैं। भीड़ के पीछे भागना ही नहीं है, और अधिकांश लोग जो है वो भीड़ के पीछे ही भागते हैं। भीड़ क्या बोलती है? घटना चक्र लगा लो। भीड़ क्या बोलती है? किताब उठाओ और पढ़ने लग जाओ। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। भीड़ के पीछे नहीं भागना है। आपको सबसे पहले अपने विषयों को मजबूत करना है। आपको पुराने प्रश्न पत्रों को लगातार देखना है, ये बहुत जरूरी है। जब तक आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे, तब तक आप भीड़ का ही हिस्सा बने रहेंगे। उन 10% लोगों में आपको आना है, 90 में नहीं बने रहना है। ठीक है, तो उस 10% में आने के लिए कुछ तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होंगे, तो वही एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाने हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पैटर्न है और ये जो जिस तरीके के विषयों का हमने क्राइटेरिया तय किया है, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल बनता है कि 120 नंबर लाने के लिए क्या सिर्फ इतना कर लेना काफ़ी है? क्या मैंने एनालिसिस कर ली, मैंने सब्जेक्ट डिसाइड कर ली कि ये इसके क्राइटेरिया है, यहाँ से इस सब्जेक्ट से इस पैटर्न में मेरे को तैयार करना है तो मैं क्वालिफाई हो जाऊंगी? नहीं। इसके लिए आपको एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के आप क्रम लगाने में भी गलती करेंगे, बिना प्रैक्टिस के आप कथन कारण में भी गलती करेंगे, बिना प्रैक्टिस के आप कूट में भी गलती करेंगे और जोड़ी मिलाने और युग्मों वाले सवालों में भी गलती करेंगे। तो इसके लिए सबसे जरूरी है, ये दो चीजें कर लेने के बाद, एनालिसिस कर लेने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करना। बिना प्रैक्टिस के आप क्या, और घटना चक्र वाली प्रैक्टिस नहीं करना है। घटना चक्र में आप क्या करते हो, क्या प्रैक्टिस करते हो, मैं बता रही हूँ ना। आपने घटना चक्र खोली, आपने बढ़िया से सब्जेक्ट खोला, आप आंसर वांसर को थोड़ा ना छुपाते होंगे। आपने तो क्वेश्चन पढ़ा, आपने उसके 4 ऑप्शन देखे, सही ऑप्शन आपने पढ़ लिया, ज़्यादा आप उसमें अंडरलाइन कर लेते हो, टिक कर लेते हो। ऐसे क्वेश्चन लगाने ही नहीं होते, ये प्रैक्टिस का तरीका ही नहीं है। प्रैक्टिस का तरीका वही है जैसे एग्जाम हॉल में बैठ करके आप बढ़िया से प्रश्न को पढ़ते हो, बराबर समय लेते हो, बराबर एनालिसिस करते हो और उसके बाद अपने आंसर पर जाते हो। ये ही प्रैक्टिस का सही तरीका होता है। प्रैक्टिस वो नहीं होती है जो आप लोग करते हैं। मुझे पता है 90% लोग यही प्रैक्टिस करते हैं और वो जो 10% क्वालिफाई करता है वो जो मैं बता रही हूँ उस आधार पर प्रैक्टिस करता है। कैसे प्रैक्टिस करनी है आपको? क्वेश्चन है, जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठ करके एग्जाम दे रहे, कुछ उस प्रकार से ही प्रैक्टिस करनी है आपको। आंसर टिक कर लोगे तो महत्ता ही खत्म है प्रैक्टिस सेट की। चाहे कहीं का भी लगा लो, चाहे घटना चक्र लगा लो, उसकी महत्ता ही खत्म हो जाएगी अगर आप इस तरीके से करते हैं तो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है इतना सब कर लेने के बाद आपका प्रैक्टिस करना। ठीक है, प्रैक्टिस करना, प्रश्न पत्रों को बार बार देखना और लगातार आपको टेस्ट लगाना, मतलब वही आपको लगातार टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना, जब पुराने प्रश्न पत्र लगाओगे तो एक समस्या और आएगी। समस्या क्या आएगी? समस्या ये कि आप 150 से 150 पूरे प्रश्न पढ़ोगे उसके। ठीक है, अब उसमें से कई प्रश्न ऐसे जो छोड़ने के लिए ही आयोग देता है कि बच्चा इसको छोड़ दे, इसीलिए ही आयोग देता है। वो आयोग की अपनी महत्ता है, इसलिए वो अपना कुछ दायरा बनाकर रखना चाहता है, अपनी पोजीशन बना के रखना चाहता है, इसलिए वो कई बार हमसे ऐसे सवाल पूछता है जो हमको छोड़ नहीं होते, वो हमारे छोड़ने के लिए बने हैं। अब उस प्रकार के सवाल आप देख रहे हो और उसमें उलझ जा रहे हो कि अरे भाई ये पता नहीं किस सोर्स से पूछ लिया, किस, अरे भाई वो आपसे नहीं बना है, वो किसी से भी नहीं बनेगा। मार्केट में जितनी बुकें हैं सब में लगभग एक जैसा ही कंटेंट होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शब्दों का हेर फेर है, बाकी चीजें लगभग वही रहती है। और आदमी क्या करता है? कंटेंट के पीछे ही भागे पड़ा, कंटेंट के पीछे, पैटर्न को नहीं समझ रहा है, कंटेंट चाहिए उसको अलग अलग, और जब पढ़ने बैठता है तो सब में लगभग एक जैसा ही रहता है ना। तो इस तरीके की चीजें हमको नहीं करना है, कंटेंट के पीछे आपको नहीं भागना है और ना ही 150 में से 150 प्रश्न हमको हल करने, हमको सिर्फ उतना ही हल करना है जिससे कि हमारा काम बन जाए, हमारा पीटी क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो उतनी ही तैयारी आपको करनी है और उतनी तैयारी आपकी किससे आएगी? प्रैक्टिस से ही आएगी। बिना प्रैक्टिस के आप इन सब चीजों को तैयार नहीं कर सकते। आप कितना ही एनालिसिस कर लो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो एग्जाम हॉल में जाकर के आप गलती करोगे, जो ह्यूमन एरर कहलाती है, जिसमें सामान्य से प्रश्नों में भी आप क्या करके आते हैं? गलत करके आते हैं। तो इस तरीके के या इस समस्या से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करना है? तो प्रैक्टिस हमारे यहाँ से करो, मैं यही कहूंगी आपको। क्यों ऐसा कहूंगी? क्योंकि मैंने ये सारी चीजें एनालिसिस की है और उसी एनालिसिस के आधार पर हमारे यहाँ पर टेस्ट श्रृंखला का भी आयोजन किया गया है। और ये जो टेस्ट श्रृंखला है इसमें लगभग 10,000 प्रश्नों का संकलन है और 10,000 ऐसे ही कहीं से नहीं उठा दिए गए हैं प्रश्न। ये सारे प्रश्न आपको हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज मिल रहे हैं। टॉपिक के आधार पर जिस टॉपिक की जितनी महत्ता है, जिस प्रकार से आयोग लगातार प्रश्न पूछ रहा है, किन टॉपिक्स को वो महत्व दे रहा है, कैसे अपने दायरे को बढ़ा रहा है, उस आधार पर ये सारी प्रैक्टिस श्रृंखला जो है, टेस्ट श्रृंखला, वो तैयार की गई है। तो मैं कहना चाहूंगी कि आप एक बार इस टेस्ट श्रृंखला को ट्राई जरूर करें। 10,000 प्रश्नों का संकलन है, आप इसको अच्छे से एक बार देखिएगा, आपके लिए बहुत फायदा देगी, बहुत लाभ पहुंचाएगी आपको।
और एग्ज़ाम के बाद आप बोलोगे कि इसको हमने ज्वाइन करके अच्छा ही किया, हमको काफ़ी फ़ायदा हुआ, ठीक है, और आपका पीटी भी निकलने की पूरी संभावना रहेगी। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो भी आपको करनी है उसके साथों साथ, ठीक है। और रिवीजन आपको लगातार करना है, पढ़ाई आपको लगातार करनी है, सिर्फ टेस्ट श्रृंखला के भरोसे नहीं बैठ जाना है, ठीक है। तो और वैसे भी एग्ज़ाम पास आ रहा है, मुझे लगता है कि लगभग आप लोगों की तैयारी अब तक हो ही चुकी होगी। और अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूँ कि आपको लगातार ये हमको एनालिसिस करना है कि यूपी पीसीएस जो है वो अपने दायरे को कैसे बदल रहा है। आप देख रहे हो समय समय के अनुसार सब्जेक्ट की महत्ता किसी सब्जेक्ट की बढ़ती जा रही है, किसी की घटती जा रही है। 2-3 सालों से हम देखें तो ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी जैसे जो सब्जेक्ट है वो चरम स्तर पर चल रहे हैं आयोगों में, ठीक है। चाहे कहीं का भी आयोग ले लो, यूपी पीसीएस को ही ले लेते हैं हम, मुख्य तौर पर उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हो लगातार इन्वायरमेंट का, ज्योग्राफी का, इन सब का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। साल दर साल हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ बदलाव आयोग कर ही रहा है। परीक्षा के प्रश्न पत्रों की प्रकृति में, पूछे जाने वाले जो सब्जेक्ट है उनकी प्रकृति में, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको देखना पड़ेगा, ये चीज़ों को समझना पड़ेगा कि किसको हमको कितनी महत्ता देनी है, किस सब्जेक्ट को हमको कितना महत्व देना है, ठीक है। तो ये सब लगातार एनालिसिस करने से आता है, लगातार ये सब एनालिसिस करने से आता है। और बहुत जल्द हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो भी डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ रहा है। बहुत जल्द हम भी पूर्ण रूप से डिजिटल हो जाएंगे, चाहे बोर्ड हो चाहे कैमरा हो, हर चीज़ में। तो उसमें फिर हम लोग हर वर्ष का जो पेपर है उसको बढ़िया से एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कंपेयर करेंगे सालों से कि जैसे 2018 में कैसा था, 2019 में कैसा हुआ, 20 में कैसा हुआ, 22 में। तो इनके साल दर साल बैक प्रश्न पत्रों से हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे कि कैसे बढ़ रहा है और आगे जो अब पेपर होंगे उसमें किस तरीके की पूछे जाने की संभावना होगी और किस तरीके का पैटर्न आयोग बदल सकता है। इतना तो हम लोग एनालिसिस कर ही लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आने वाली जो हमारी तैयारी है, आने वाले एग्जाम की जो तैयारी है उसको हम सही दिशा में मोल्ड करके ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, चीज़ों को तैयार करना है। फिलहाल जब तक के लिए, हालांकि बहुत जल्द सारे संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे तो अपने साथ भी कोई समस्या नहीं होगी, बेहतर ढंग से हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप लोग जो पुराने पेपर है उनको लगातार एनालिसिस करते रहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी तैयारी को बेहतर करें। कैरियर पथ एप्लीकेशन के साथ जुड़कर हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, आप जिस भी माध्यम से जुड़ना चाहते हैं हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बाकी आगे के लिए और कोई अगर आपकी समस्या है तो वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर बाद में मिलेंगे।